क्रिप्टो उत्पाद और NFT किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। नमस्कार, यह है कॉफी इन क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और आज के शो में हम बात करने वाले हैं इथेरियम मर्ज की, यानी जो उनका एग्जीक्यूशन का तरीका है उनके ब्लॉकचेन का, उसे वो बदलने वाले हैं। वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाने वाले। इसका मतलब क्या होता है, इथेरियम मर्ज के क्या मायने हैं, इस सब पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं शो की इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका में क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क ने दिवालिया होने के लिए आवेदन दिया है। गिरते क्रिप्टो करेंसी सेक्टर से आई ये एक और बुरी खबर है। न्यू जर्सी की सेल्सियस ने अपने बैलेंस शीट में $1.19 बिलियन का घाटा दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल बैक को उसकी पेरेंट कंपनी IAMAI ने भंग कर दिया है। ये एकमात्र ऐसी बॉडी थी जो भारत की क्रिप्टो इंडस्ट्री के हितों की बात करती थी। IAMAI का कहना है कि उसे मजबूरी में ये निर्णय लेना पड़ा क्योंकि इस इंडस्ट्री को लेकर रेगुलेटरी चीजें बहुत ज्यादा अनिश्चित है। प्रमुख ब्लॉकचेन में से एक इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म की आलोचना को पूरी तरह गलत बताया है। एक यूजर ने POS के बारे में अपनी एक राय दी, जिसका जवाब बुटेरिन ने ट्वीट में दिया और कहा कि POW के कुछ समर्थक अक्सर POS के बारे में प्रोटोकॉल पैरामीटर्स पर वोटिंग जैसे झूठ बोलते हैं। लेकिन इथेरियम मर्ज आखिरकार ये है क्या, ये देखिए इस बार फिर से खबरों में है क्योंकि हाल ही में इथेरियम ने 3 अहम मर्ज टेस्ट में से दूसरा वाला जो टेस्ट है वो पूरा किया है। ये हुआ है पब्लिक टेस्ट नेटवर्क सेपोलिया पर, और इससे अब हम समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, ये मर्ज आखिरकार होता क्या है। तो इथेरियम इसे इस तरीके से बताता है। इथेरियम के पुराने एग्जीक्यूशन लेयर जिसे मेन नेट कहा जाता है, उसके साथ न्यू प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस लेयर जिसे बीकन चेन कहते हैं, उसकी उन्होंने स्थापना की है। तो इस मर्जर में इथेरियम के मेननेट और बीकन चेन प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम जो है वो दोनों इवेंचुअली मर्ज होंगे और धीरे धीरे जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो खत्म हो जाएगा और प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर ये पूरी एग्जीक्यूशन चेन जो है वो चला जाएगा। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क, ये क्या होता है, शुरुआत करते समझते हुए प्रूफ ऑफ स्टेक को। तो प्रूफ ऑफ स्टेक किसी भी माइनर को सिलेक्ट कर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ प्रूफ ऑफ वर्क जो है उसमें वैलिडेशन करने के तरीके का इस्तेमाल जो है वो ट्रांजैक्शन की पुष्टि जो है वो सारी चीजें आपकी मशीन की वजह से होती हैं। एक कॉम्पिटिटिव मेथड जो है उसके जरिए होता है। जो सबसे पहले इस पजल को, एक मैथमेटिकल जो पजल होता है वो सॉल्व कर पाएगा, उसे वो राइट मिलता है ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने का। लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स का मतलब कि ऊर्जा की ज्यादा खपत होगी, और ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर या ज्यादा ऊर्जा की खपत का मतलब खर्च भी उतना ज्यादा और वातावरण को नुकसान भी उतना ही ज्यादा, एनवायरनमेंट को नुकसान उतना ही ज्यादा। इसीलिए इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाना चाहता है। लेकिन वो इसे कर कैसे रहे, वो समानांतर एक प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क बीकन चेन लॉन्च करेंगे जिसे वो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस प्रोसेस स्टेकिंग को टेस्ट करते हुए मेनट से अलग रखते हुए इवेंचुअली आखिरकार प्रूफ ऑफ स्टेक पर ही ले आएंगे। यानी अगर हम वो डायग्राम दिखा सकते हैं तो मेनट के साथ साथ बीकन चेन जो है वो उन्होंने रन करना शुरू किया है, उस पर टेस्ट वो कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रूफ ऑफ स्टेक पर इथेरियम आ जाएगा और ये आपके सामने। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कुल 3 टेस्ट वो करने वाले हैं, 2 टेस्ट वो कर चुके हैं। जो तीसरा और आखिरी ट्रायल है वो भी कुछ ही हफ्तों में होने वाला है और आधिकारिक रूप से इथेरियम मेननेट पर मर्ज की इजाजत से पहले ये 3rd ट्रायल होगा। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कई राय हैं इस मर्ज के ऊपर। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको भी बता दें कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इथेरियम कहता है कि आपको इसमें कुछ भी खास नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से कोई अपग्रेड नहीं करना है। जो करेंगे वो करेंगे, आपको अपने अकाउंट्स या वॉलेट्स में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं करनी है। रोहास नागपाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाई-फाई ब्लॉकचेन, और सृजन भारद्वाज भी सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रोहास आपसे पूछते हैं कि आपका क्या इनिशियल रिएक्शन है इस मर्ज को लेकर? जरूर। तो
देखिए, जो प्रूफ ऑफ वर्क है जिसको बिटकॉइन ने इन्वेंट किया था, वो दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्टेड कंसेंसस मैकेनिज्म है, क्योंकि 10 से अधिक साल से दुनिया के सारे हैकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सक्सीड नहीं कर पाए। पर अब जब हम अगर इथेरियम को प्रूफ ऑफ स्टेक पे ले जाएंगे तो उस मेथड की इतनी टेस्टिंग हुई नहीं है। तो मुझे जो सबसे ज्यादा डर लगता है ये है कि मर्ज तो हो जाएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक पे हम चले जाएंगे इथेरियम के साथ, पर अगर उस टाइम पे किसी ने उस टेक्नोलॉजी को क्रैक कर दिया तो इथेरियम एकदम खत्म हो सकता है। और क्योंकि ये दुनिया का सेकंड बिगेस्ट ब्लॉकचेन है और इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, अगर इथेरियम डाउन हो गया तो समझो आप क्रिप्टो खत्म। पर आपको क्यों लगता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादा वल्नरेबल है? आपकी क्या वजह है उसके पीछे, ये मानने के पीछे? मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रूफ ऑफ स्टेक खराब है, मैं बोल रहा हूँ प्रूफ ऑफ वर्क इकलौता है जो बहुत टेस्ट हुआ है। दुनिया के सारे जो रैंसमवेयर राइटर हैं, जो नंबर 1 हैकर माने जाते हैं, वो अपनी पेमेंट जो रैंसम होती है वो सिर्फ बिटकॉइन में लेते हैं, तो उन्हें ऑब्वियसली प्रूफ ऑफ वर्क पे पूरा भरोसा है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत नया है, आज की डेट में बहुत ही छोटी छोटी ब्लॉकचेन्स हैं बिटकॉइन इथेरियम के कंपैरिजन में जो उस पर चलती हैं, तो उसको किसी ने भी बहुत अच्छे से टेस्ट नहीं किया है, तो ये हमारा डर है। आप भी कुछ इसी तरीके के विचार रखते हैं सृजन? जी हाँ, मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में तो हम बोलते ही हैं कि क्रिप्टो का 1 साल रेगुलर दुनिया का 4 साल। तो जैसा कि रोहास ने भी बोला, प्रूफ ऑफ वर्क को 10 साल हो चुके, प्रूफ ऑफ स्टेक को हार्डली अभी 4 या 5 साल हुए हैं। तो पहला डिस्पैरिटी तो यहीं पर है। दूसरा, प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत ही न्यू है, इस पे बहुत ही छोटे मार्केट कैप के प्रोजेक्ट्स अभी हैं कंपैरेटिवली टू इथेरियम। जब इथेरियम जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क आता है, ना केवल इस वजह से क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बल्कि इस वजह से भी कि वो वर्ल्ड का नंबर 2 बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। तो अगर इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक का मर्जर 100% एक्यूरेट नहीं होता जैसा कि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे मार्केट में काफी निराशा होगी और काफी इन्वेस्टर्स हताश भी होंगे इस चीज की वजह से। रोहास, वहीं इस मर्ज को बहुत ज्यादा वक्त भी लगा है और लोग काफी इंतजार भी करते रहे। क्या वजह रही कि इस मर्ज में इतना वक्त लग रहा है? एक्चुअली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप फंडामेंटली इथेरियम को बदल रहे हो, क्योंकि जो कंसेंसस मैकेनिज्म होता है वो किसी भी ब्लॉकचेन का एकदम मेन पॉइंट, आप समझिए उसकी हार्ट या उसका दिल है वो। अब आप उसको ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हो, और प्रॉब्लम एक और है कि ये ओपन हार्ट सर्जरी के लिए पेशेंट को आपने एनेस्थीसिया नहीं दिया है, पेशेंट अभी भी एक रेस भागे जा रहा है, और जब वो भाग रहा है आप उसका दिल बदल रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और इसीलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। और आपको लगता है सृजन की जब मर्ज हो जाएगा उसके बाद से कोई प्राइस पंप देखने को मिलेगा? कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी 10% इथेरियम जो पूरी एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है वो लॉक्ड अप है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इथेरियम 2.0 का जो मेन टारगेट है वो ये है कि वो स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और साथ ही साथ सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए स्केल अप कर सके। तो अगर इनमें से एक भी चीज एक्यूरेटली नहीं हो पाती, या जिस तरीके से लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, डेवलपर्स इस तरीके से प्रोजेक्शन दे रहे हैं, वो नहीं हो पाती, तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट लूज हो सकता है और उस वजह से प्राइस डंप भी कर सकता है। और मैक्रो कंडीशंस भी अभी कुछ खासे अच्छे नहीं है, तो मैं तो पंप की एक्सपेक्टेशन नहीं ही कर रहा। और रोहास, आपको लगता है कि कुछ यूज केसेस भी बदलेंगे इस मर्ज के बाद? नहीं, तो क्या होगा कि एज अ एंड यूजर आपके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाद में भी वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे, लोग अपने डीफाई प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर चला सकते हैं, तो उस तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बैक एंड में काफी कुछ बदलने वाला है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन वहीं क्योंकि हम इथेरियम की बात कर ही रहे हैं तो एक और नाम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब इथेरियम की बात होती है, वो है ट्रॉन का। और ट्रॉन को अक्सर इथेरियम किलर भी कहा जाता है, तो हम वो भी अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि क्या ट्रॉन को इथेरियम किलर कहना चाहिए या नहीं, या कितना सही ये स्टेटमेंट है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ट्रॉन आखिरकार है क्या। ट्रॉन अपनी वेबसाइट पर अपने आप को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की मदद से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट को तेज करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इस नेटवर्क को सितंबर 2017 में शुरू किया गया था। ये प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म के आसपास बनाया गया है। इथेरियम की तरह
ट्रॉन नेटवर्क भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है और ये डैप फ्रेंडली भी है, यानी इसमें भी डिसेंट्रलाइज एप्स होती हैं। लेकिन अक्सर ट्रॉन और इथेरियम को एक साथ जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और कहा जाता है कि बताइए कौन सा बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रॉन बाद में आया और ट्रॉन में बहुत सारे एडवांटेजेस कुछ लोगों को लगती हैं कि उसमें है, जैसे कि स्केलेबिलिटी, ज्यादा एडवांस स्पेस और ज्यादा आगे बढ़ने की क्षमता ट्रॉन में कुछ लोग कहते हैं। वहीं कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज वर्जन है नेटवर्क का। वो खुद को भी जब एक्सप्लेन करते हैं तो यही कहते हैं क्योंकि ट्रॉन पर यूजर्स कंटेंट को बना, शेयर या ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। वहीं प्रूफ ऑफ स्टेक का एक और वर्जन, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक जो है उसका इस्तेमाल ये करता है ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए 27 सुपर रिप्रेजेंटेटिव्स और इसे ब्लॉक में पैकेज इसे करते हैं और ये एसआर नेटवर्क में सुधार भी करते हैं। तो देखिए ये सारे कुछ फायदे हैं जो लोग गिनाते हैं ट्रॉन के और इसीलिए कहते हैं कि ट्रॉन जो है वो इथेरियम किलर है। लेकिन कितनी सही ये स्टेटमेंट है ये बताने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद चंद्रा, वीपी रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी अर्थ आईडी, और साथ ही साथ मलिक कोटाडिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, को फाउंडर एंड चेयरमैन इनोवेशन लैब्स। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मिस्टर चंद्रा, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आप कहेंगे कि हाँ ट्रॉन इथेरियम किलर है? तो मेरे हिसाब से ट्रॉन को इथेरियम किलर कहना थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। सोलाना को भी इथेरियम किलर कहा जाता है। अच्छा। तो बट मेरे हिसाब से इथेरियम विल बी द डिफॉल्ट सेटलमेंट लेयर ऑफ द इंटरनेट और फाइनेंशियल वर्ल्ड। उसकी रिप्लेसमेंट मैं नहीं मानता कि ट्रॉन है या फिर सोलाना है। और मलिक, आप क्या कहेंगे? तो मैं बिल्कुल अपने दोस्त शरद के साथ इस बारे में सेम राय रखता हूं। देखिए, जैसे शरद ने कहा, सोलाना है, कार्डानो है, ईओस है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में इन सबको इथेरियम किलर कहा गया। बट जैसे अगर आप वेब 2.0 का एग्जांपल ले तो तीन चीजें होती है जो एक इवेंचुअल विनर डिसाइड करता है या विनर्स डिसाइड करते हैं। पहला तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस, किसकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है। दूसरा होता है यूजर एक्सपीरियंस, कितना यूजर फ्रेंडली है, एटसेट्रा। और तीसरा जो हम अक्सर जो हम कम्युनिटी में बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट मिस कर जाते हैं, वो है नेटवर्क इफेक्ट। और अगर आप देखेंगे तो फेसबुक वाज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट सोशल नेटवर्क। उसके पहले माईस्पेस वगैरह थे, उसके बाद भी बहुत सारे फेसबुक किलर्स आए विद बेटर टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइजेशन, यूजर कंट्रोल। बट फेसबुक आज तक इतना स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि एक नेटवर्क इफेक्ट है 2 बिलियन यूजर्स का। आपके सारे दोस्त, आपका सारा डेटा, कंटेंट सब वहां पे है, इसलिए निकलना थोड़ा नहीं, काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप वही एनालॉजी वेब 3.0 में ले तो आज की तारीख में 75% 3000 डी एप्स इथेरियम पे चलते हैं। अगर आप लॉक्ड इन वैल्यू ऑफ डीफाई स्टेकिंग देखें तो हाईएस्ट बाय अ माइल इथेरियम पे है। अगर आप हिस्ट्री देख ले, डेवलपर कम्युनिटी देख ले, ये सारे पैरामीटर्स ऑफ नेटवर्क इफेक्ट देख ले, तो मेरे हिसाब से तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑन दिस फैक्टर अलोन इथेरियम स्कोर्स फार मोर देन एनी ऑफ दीज अदर कॉम्पिटिटर्स। बट ये नहीं है कि आई थिंक सबके लिए कोई ना कोई स्पेस बनेगा। ये बहुत अर्ली डेज है, दे विल ऑल फाइंड देयर स्पेस। वहीं चंद्रा जी, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ट्रॉन जो है वो इंटरनेट का फ्यूचर भी है एक तरह से, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन उन्होंने बनाया इंटरनेट का और इसलिए शायद उसके पास एक एज है ओवर इथेरियम। तो इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक यूज करते हैं जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं है। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क में है। तो ऐसे ही आप उस स्केलेबिलिटी ट्रायलेमा में, जहां पे आप स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और स्पीड देख रहे हैं, तो उन तीन पैरामीटर्स पे ये खरे नहीं उतरेंगे। उन मामलों में इथेरियम सही है। और ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स हैं सोलाना, जिनकी स्पीड इनसे भी ज्यादा है। सोलाना की ट्रांजैक्शन पर सेकंड स्पीड 60,000 है, ट्रॉन की 2000 है। तो मैं नहीं मानता कि ट्रॉन हैज द राइट क्लेम टू से ओके दे आर द वंस इनेबलिंग डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि बहुत सारे चेन्स आएंगे, बहुत प्रोटोकॉल्स आएंगे। और जैसा मलिक ने भी कहा कि एक को एग्जिस्टेंस होगा सारे प्रोटोकॉल्स का, और ज्यादा प्रोमिनेंट वही होगा जिसका नेटवर्क इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसपे ज्यादा डैप्स बनेंगे, जिसपे ज्यादा डेवलपर एक्टिविटी होगी, उसी नेटवर्क का एडॉप्शन ज्यादा होगा। तो मलिक, आप इसे किलर कम और कॉपीकैट ज्यादा कहेंगे? जी, आई थिंक इसका जेनेसिस ही एज अ कॉपीकैट हुआ था। अगर आप इसकी कोर टेक्नोलॉजी वगैरह देख ले, नथिंग रॉन्ग। आई मीन फेसबुक भी इन अ वे कॉपीकैट ही था, कोई बहुत डिफरेंट या वो नहीं था माई स्पेस से। कुछ एक चीज आप अलग करते हैं,
पुराने पैरामीटर्स को लेके अमेजोन को भी देख ले तो इट वाज अ कॉपी कैट, सो नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ कॉपी कैट। मगर हाँ, ये थोड़ा क्लेम करना कि वी आर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट एक्सेट्रा, थोड़ा एग्जैजरेशन है, बट अगेन हर कोई करता है तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। द रियलिटी इज, जैसे मैं कहता हूं कि ये इसको हम शहर की तरह देखें। अगर दुबई का एग्जांपल ले लिया, अगर इथीरियम बुर्ज खलीफा है तो ये बुर्ज अल अरब होगा, परहैप्स समथिंग लाइक दैट, दे विल ऑल फाइंड देयर स्पेस। और मिस्टर चंद्रा, जैसे डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक की जब बात होती है तो उसके बारे में आप एक्साइटेड हैं जब ट्रॉन की बात हो तो? नॉट वेरी मच, क्योंकि डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक अगर आप देखें, टेरा लूना का जो एग्जांपल था जिसमें नेटवर्क को हॉल्ट कर दिया गया था, राइट? तो अगर आप सेंट्रलाइजेशन देखेंगे तो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादा सेंट्रलाइज्ड, इसमें कुछ वैलिडेटर्स कंट्रोल करेंगे नेटवर्क को। अगर मार्केट कंडीशंस खराब होते हैं तो नेटवर्क को हॉल्ट किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइज मॉडल नहीं है। कंप्लीट डिसेंट्रलाइज मॉडल सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क है, जिसमें इथेरियम इज द राइट चॉइस। और अभी वो भले प्रूफ ऑफ स्टेक में जा रहे हैं तो उसमें करंट इथेरियम का स्टेटस और बिटकॉइन इज मोर डिसेंट्रलाइज्ड। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन उसके बाद हम लेकर आ रहे हैं सेगमेंट सवाल जवाब, जिसमें आपके सवाल होंगे और जवाब होंगे हमारे एक्सपर्ट के। रोहास नागपाल जुड़ रहे हैं जल्द ही ब्रेक के बाद। देखते रहिए कॉफी इन क्रिप्टो। आप देख रहे हैं कॉफी इन क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और अब वक्त है सवाल जवाब का, जहां पर सवाल होंगे आपके, जवाब होंगे हमारे एक्सपर्ट के। रोहास नागपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाईफाई ब्लॉकचेन। पहला सवाल शेख इजहार का है, वो पूछ रहे हैं शिबा इनू का फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा होगा? आप जवाब देंगे, मैं कॉफी के कुछ घूंट पर भरूंगा। जरूर। तो शिबा इनू एक मीम कॉइन है, तो वो उसका काम बस वही है कि वो मीम कॉइन बने। अब मुझे तो मीम कॉइन्स कभी समझ में नहीं आती, पर जो मेरी बेटी से मैं बात करता हूं तो वो बोलती है नहीं, मीम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है आज के यंगस्टर्स के लिए। तो हो सकता है उन्हें मीम कॉइन समझ में आता हो, मुझे तो कभी नहीं समझ में आता। तो मेरे हिसाब से तो इसका कोई भी फ्यूचर नहीं। और मैं बता दूं, जब रोहास यंगस्टर्स की बात करें, इनकी बेटी की उम्र काफी छोटी है, लेकिन वो समझती है ब्लॉकचेन क्रिप्टो। कितनी उम्र है उनकी? और देखा मैंने उनके भी कुछ वीडियोस और हाँ जी, वो 12वीं में है। 12वीं में है, और वो बहुत बढ़िया तरीके से भी वो भी बात करते हैं जिस तरीके से आप भी समझाते हैं ब्लॉकचेन या क्रिप्टो को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विल आरबीआई कम अप विद देयर ओन टोकन? ये भी हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं। तो आरबीआई जो है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अगले साल 2023 तक रिजर्व बैंक अपनी सीबीडीसी निकालेगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो जरूरी नहीं है कि सीबीडीसी जो है वो ब्लॉकचेन पे चलेगा, पर फर्क ये है कि आज की डेट में जो डिजिटल रुपया होता है वो बैंक के प्राइवेट डेटाबेसेस में होता है, और आगे जाके जो सीबीडीसी है वो रिजर्व बैंक के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे चलेगा। पर ये ब्लॉकचेन होगा या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ अभी की जो मौजूदा करेंसी है उसका डिजिटल रूप ही हो? जरूर डिजिटल रूप ही है, पर वो ब्लॉकचेन पे होगा या नहीं होगा वो हमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि कई बार सरकार ने कहा है कि वो ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहती है, भले वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर ज्यादा एक्साइटेड ना हो। जरूर हो सकता है ऐसे। तो उस केस में क्या होगा, वो एक पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं होगी, वो एक प्राइवेट परमिशन ब्लॉकचेन होगी, जिसको रिजर्व बैंक और शायद कुछ और बैंक्स और डिपार्टमेंट मिलकर भी चला सकते हैं। अगला सवाल वन कॉइन के बारे में है। ये जानकारी चाहते हैं वन कॉइन के बारे में, और 2014 में वन कॉइन एक्चुअली सामने आया था और कहा गया था कि ये बिटकॉइन को मात देगा, लेकिन धीरे धीरे ये निकल कर आया कि एक पॉन्जी स्कीम है और कई करोड़ों का इसमें लोगों का नुकसान हुआ था। तो रोहास, आपका क्या कहना है, अगर आप थोड़ा डिटेल में बता पाए वन कॉइन के बारे में? जरूर। तो ये जो प्रोजेक्ट था, एक बल्गेरिया की लेडी ने शुरू किया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कैम निकला, जिसमें वैल्यू किया जाता कि $4 बिलियन का ये स्कैम था। अब जो ये लेडी थी, बल्गेरिया थी, उनका बाद में भाई भी उस प्रोजेक्ट में ज्वाइन हुआ, और ये लेडी तो उसके बाद गायब हो गई, और बहुत रिसेंटली यूरोप और FBI ऑफ US दोनों ने उसको अपने टॉप 10 लिस्ट में भी डाल दिया गया। उनके भाई जो हैं वो बाद में अरेस्ट हुए थे, और उन्हें शायद 90 साल तक की जेल मिली है उसके ऊपर।
बट वो लेडी जो है वो आज तक ट्रैक नहीं हो पाई। तो ये है OneCoin की छोटी सी हिस्ट्री, और इसके ऊपर शायद इस महीने कोई किताब भी लिखी है किसी ने जो इस स्कैम को थोड़ा और डिटेल में कवर करते हैं। और जो लोग शायद पूरी किताब ना पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, अगर उन्हें आप 1-2 लाइन में बता पाए कि कैसे इन स्कैम से बचा जा सकता है, इस तरीके के स्कैम से। जरूर। तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा आपको लगती है कि अच्छी है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ गड़बड़ है। कि जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि आपका पैसा 20% महीने पे बढ़ेगा या आपका पैसा 1 साल के अंदर डबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको समझना है कि यहाँ पे कुछ तो गलत चल रहा है। क्योंकि अगर इतना आसान होता पैसा डबल करना तो हम सभी करोड़पति बन गए होते। तो आपको बस एकदम नॉर्मल सोचना है कि ये जो भी प्रोजेक्ट है इसके पीछे यूज केस क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या करता है, कौन सी टीम है इसके पीछे जो चला रही है, उस टीम की हिस्ट्री क्या है, इनकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या है, और क्या इनका सोशल प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा है और काफी सारे लोग इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप ये 5 चीजों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत कम चांस है कि आप ठगे जाएंगे। ज्यादातर आप स्कैम बहुत आराम से पकड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपके भी कुछ इस तरीके के सवाल हैं तो आप सोशल मीडिया पर भी हमें टैग कर सकते हैं, एनडीटीवी इंडिया को। मेरा नाम अरुण सिंह है, मुझे टैग कर सकते हैं, और या फिर हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिप्टो विद एनडीटीवी, और आपके सवाल हम तक पहुंचेंगे। और आप एक वीडियो शूट करके भी भेज सकते हैं और उसे भी हम अपने एपिसोड में शामिल कर सकते हैं, हमारे सेगमेंट जिसका नाम है सवाल जवाब में। फिलहाल वक्त हो गया मेरे यहाँ से जाने का, क्योंकि शो का समय खत्म हो चुका है। लेकिन अगले शुक्रवार को शाम 7 बजे भी हम एक बार फिर से आपको मिलेंगे शो में जिसका नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी ओर से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और NFT किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।